नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस स्पेशल शो में। और हम बातचीत करेंगे कि जो वॉर चल रहा है ईरान के साथ, इसकी इस समय सिचुएशन क्या है और ये क्या खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या और ज्यादा गंभीर रूप ले रहा है। दो बातें मोटी इसमें निकल के आ रही हैं। एक तो यह है कि दोनों के बीच में बातचीत हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ये किसी को सच नहीं पता है। दूसरा, दोनों अपनी अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं। ट्रम्प समय दे रहे हैं, फिर उन्होंने 10 दिन का समय दिया 6 अप्रैल तक का। क्या ये टाइम बाई की स्ट्रेटजी, ये क्या है? लेकिन जो कुछ भी है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस बेइंतहा बढ़े हैं। वो भारत हो या यूरोप कंट्रीज हो, सब में दाम बढ़ रहे हैं। क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन रही है। और कई सारे विद्वानों को ये कहना है कि सिचुएशन अगर थोड़ा और 15-20 दिन चल गई तो दुनिया भर की इकोनॉमीज में बहुत सीवियर डेंट आएगा और कच्चा तेल कहाँ जाएगा किसी को अंदाजा नहीं लग रहा अभी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको जानने के लिए आज हम इस पे बातचीत करेंगे। और हमारे विशेष मेहमान है नरेंद्र तनेजा जी, जिनसे आप परिचित हैं। दुनिया भर में बहुत इनका सम्मान है और ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट है, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट है। तो जब भी तेल या खाड़ी से रिलेटेड हो, खासतौर पे ईरान जैसे देशों की, तो तनेजा जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि वो खाड़ी देशों में हजारों बार जा चुके हैं, बहुत घूमे हैं वहां पे, कितनी जगह बार लोग बातचीत की है। तो तनेजा सर, बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब लोग ये चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ट्रम्प के रोज सुबह शाम ट्वीट देखते तो बदल जाते हैं, कुछ तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो 4-5 मोटे मोटे सवालों के तहत मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मेरा पहला सवाल सर ये है कि जो इस समय वॉर चल रहा है, क्या ये खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या अभी इसका पीक नहीं हुआ है? स्ट्रेटजी क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज की जो स्थिति है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया और शुरू में उन्होंने कहा कि चंद दिनों की बात है, वो युद्ध जीत जाएंगे और उसके बाद जो ईरान में जो है सत्ता परिवर्तन होगा और ईरान को वो घुटनों पे लेके आ जाएंगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि अमेरिका के बयान और सारी कोशिशों के बावजूद आज अब भी अमेरिका या इजरायली जीत नहीं रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका जीत नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ये कहा गया था कि ईरान तो बिल्कुल फ्रेजाइल स्टेट है, अर्थव्यवस्था वहाँ की बुरी हालत में है, वहाँ के ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो हुकूमत है उसके खिलाफ हैं और थोड़ी बमबारी होगी, शुरुआत होगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पे नई हुकूमत आ जाएगी। लेकिन हालात हम बिल्कुल अलग देख रहे हैं। वहाँ हालात आज ये हैं कि ईरान जो है वो युद्ध हार नहीं रहा है, बल्कि जो है वो जो परेशानियां अमेरिका के लिए वो बढ़ा रहा है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज और वो फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ, जिसके अंदर किसी का भी कब्जा नहीं था, आज अगर देखा जाए तो वहां तूती किसकी बोल रही है? वहां तो खाड़ी ईरान की चल रही है। जिस जहाज को वो मर्जी आता है निकलने देता है, जब मर्जी नहीं आता तो नहीं निकलने देता। और अमेरिका ने 50 बार कहा कि वो इसको रोकेंगे, अपनी फौज भेजेंगे और वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसको खोल देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा अमेरिका कर नहीं पाया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बातें आ रही हैं कि शायद कुछ वहां बीच में दोनों देशों में कुछ बातचीत हो रही है। दरअसल अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। पाकिस्तान और एक दो और देश हैं, उनके जूनियर, बहुत ही जूनियर लेवल के लोग हैं जो इसको थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। वो एक तरह से पत्र इधर से जा रहे हैं और ईमेल जा रहे हैं, कुछ वीडियो कॉल्स हो रही हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अभी आमने सामने बैठ के कोई बातचीत ऐसी नहीं हो रही है। और ट्रम्प साहब जो है कुछ बोलते हैं कि भाई हमने ये रखे हैं, ईरान कहता है इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इसलिए जो है उसको बहुत ज्यादा अहमियत अभी दे नहीं सकते, क्योंकि जिस स्तर पर वो बातचीत हो रही है उस स्तर पर नतीजे निकलते नहीं है। और साथ में हमने ये भी देखा है कि ईरान का रवैया बिल्कुल ये है कि भाई हम तो युद्ध हार नहीं रहे हैं, और अमेरिका जो है वो कमजोरी के की तरफ कमजोर है, इसलिए वो हमसे बात करना चाहता है, युद्ध को खत्म करना चाहता है। वो ट्रैप हो गए, फंस गए इसके अंदर। तो आज की स्थिति ये है कि, और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो है वो तमाम फौज वहां पे और लेके आए हैं, मैरीन्स और लेकर के वहां आ रहे हैं। उसके अंदर एक तरीके से देखा जाए तो वो और बड़े युद्ध को विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। जब हमको ये समझ में आता है तो ईरान को भी समझ में आता है। उनको लगता है ऐसा ना हो, पहले भी आपने देखा था ओमान में बातचीत इनकी हो रही थी, अमेरिका और ईरान की, और ये कहा गया, ओमान के विदेश मंत्री ने शाम को कहा कि बातचीत सफल हुई है, और दूसरे दिन सुबह ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। तो क्या वो खाली एक मतलब दूसरी दिशा में दिखाने की बात थी? इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगी। अब मुझे ऐसा अभी कम से कम नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं है। जहां तक अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प साहब की बात है, वो बयान कुछ देते हैं, उस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमने देखना यह है कि अमेरिका कर क्या रहा है। हकीकत यह कि इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका अपनी जो सामरिक और जो फौजी ताकत है उसको बढ़ा रहा है।
दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो है वो कुल मिलाकर के उसके आसपास जो जो उसके बेड़े वगैरह हैं उनको भी वो मजबूत कर रहा है। और साथ में जो ये कह रहा है कि भाई ठीक है, हमने 4 दिन और दे दिए, 10 दिन और दे दिए, क्योंकि अमेरिका जानता है कि वह अगर वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता है, अर्थात जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी पावर प्लांट है, जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसके ऊपर हमला करेगा। ईरान का जो पावर का इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है बहुत अच्छा है। 90,000 मेगावाट वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं 9 करोड़ लोगों के लिए, जो पर कैपिटा के हिसाब से काफी अच्छा है। और तेल के भारी भंडार है उनके पास, ये तो सबको पता है। और गैस के तो दुनिया के सबसे बड़ी भंडार है, ये भी सबको पता है। ट्रम्प साहब ने कहा हम इस पे हमला कर देंगे और इसको एकदम जो है बिल्कुल नष्ट कर देंगे। ईरान ने स्पष्ट कर दिया अगर आप ऐसा करते हैं तो आसपास जितने भी और अन्य देशों के जो आपके मित्र देश हैं, उनके जो तेल और गैस के ठिकाने हैं हम उन पे हमला करेंगे, आपके जो फौजी ठिकाने में उन पे हमला करेंगे। और तो इस बार ये इसका मतलब ये होगा पूरा युद्ध बढ़ जाएगा। तो अमेरिका भी कहीं लगता है हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जब तो ऐसा मुझे लगता है कि जब तक अमेरिका और इजराइल इस बात को लेके पक्का नहीं हो जाते कि अब वो युद्ध को अगर बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से जीतेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऐसी बातचीत का माहौल चलता रहेगा। अभी जो लड़ाई हो रही है वो नैरेटिव्स की लड़ाई हो रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन साथ साथ आप देखिए हमले जारी हैं। तो आज रात को, पिछली रात को भी अमेरिका ने और इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। तो इसलिए जो युद्ध भी जारी है, नैरेटिव का युद्ध जारी है। लेकिन एक बात यहाँ नीरज ध्यान देने की है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार 2 चीजें हुई हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तो ये कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से 20% दुनिया का तेल का आवागमन होता है और पूरी दुनिया की 20% सप्लाई जो है, जो आज लगभग ठप पड़ी हुई है, लगभग, वो पहली बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा गया है। सबका कहना था कि भाई इसे ये बंद नहीं होगा, लेकिन हो गया। बंद इसलिए हो गया है क्योंकि वहां आवागमन तो ठीक तरह हो नहीं रहा है। अब उसको लगभग वो बंद है, इसका ये कहना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। दूसरी तरफ जो ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप वहां जाकर के ईरान में देखते हैं आज की तारीख में, ईरान के अंदर पहले जो है वहां एक तरह का लोकतंत्र था, क्योंकि एक आंशिक लोकतंत्र वहां होता था। चुनाव तो वहां होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है, चुनाव से ही राष्ट्रपति बनते हैं। तो वहां का जो जिसको बोलते हैं जो गवर्नेंस की जो सत्ता की जो कॉकपिट थी, उसमें इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स भी थे, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी थे, कट्टरवादी भी थे, उसमें जो नर्म विचारों के वो भी थे, उसमें मुल्ला मौलवी भी थे, उसके अंदर लोकतांत्रिक जो शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग भी थे। कुल मिलाकर के कलेक्टिव लीडरशिप थी, जिसके मुखिया जो है वो अयातुल्ला थे, जिनको मार दिया गया। अब आज की स्थिति ये हो गई है कि बाकी सब लोग बाहर हो गए हैं और पूरी की पूरी सत्ता जो है वो जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनके पास आ गई, जिनको लोग कट्टरवादी बोलते हैं, और वो अमेरिका से नफरत करते हैं। और उसके मुखिया कौन है? वो ये वही मुखिया जिनके पिताजी को, जिनकी माताजी को, जिनकी पत्नी को, जिनकी बहन को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया। तो वो लोग आज सत्ता में हैं। तो ये हमको जरा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये है कि जो सऊदी अरब है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उन सबको लगता है कि ऐसे हालात में जब एक्चुअली ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया, फौजी रूप से ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन ताकतवर ये हो गया कि ये निकले थे उनको हराने के लिए कि वो घुटनों पे आ जाएगा, वो तो सीना जो है ठोक रहा है ना, खड़े होकर। और वहां पे वो लोग सत्ता में आ गए जो बातचीत में ज्यादा विश्वास ही नहीं रखते। तो फिर क्या ईरान हारा तो नहीं? उनका ये मानना है कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्बोल्डेंड हो गया, और ज्यादा जो है उसमें हिम्मत आ गई है। तो ऐसे में जो है उनको लगता है जैसे सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इराक है, कतार, इनको लगता है ये तो आने वाले समय में तो ईरान उनके लिए और बड़ा खतरा हो जाएगा। तो जिसे बोलते हैं कि आपने शेर को घायल करके छोड़ दिया, वो स्थिति हो जाएगी। और ईरान का कहना है कि हम बहुत पुरानी सभ्यता हैं और ईरान जो है इतना गरीब मुल्क तो है नहीं वो, अगर आप संसाधनों के हिसाब से देखें। और दूसरा यह है कि वो बिल्कुल जो है काफी एडवांस कंट्री है, कई मामलों में टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में वो काफी अच्छा काम करते हैं और बड़ा प्राउड कंट्री है। और राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म उनके यहाँ बड़ा स्ट्रांग है, और वो शिया है। बाकी अन्य देश सब जो है सुन्नी है, जैसा आप जानते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे लगता नहीं कि जो अमेरिका या इजराइल जो सोच रहे हैं जितना आसान है वो होगा। और दूसरी बात, अब ये वो चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे दुनिया के सामने ये आ सके कि ट्रम्प साहब जीत गए, अमेरिका जो है वो इस युद्ध को जीत गया। ईरान ये तो कम से कम इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि 9 करोड़ अपने भी लोग हैं और ईरान को जो है वो उनकी अपनी इमेज भी देखनी है। साथ में उनका ये है कि उनका जो पूरा विचार है, पूरी आइडियोलॉजी है, दुनिया को देखने का नजरिया है, वो तो उस पर बरकरार है, कायम है। पूरी ताकत के बावजूद अमेरिका भी उनको ज्यादा हिला नहीं पाया।
सर आपने एक बात अभी कही कि आपको ये युद्ध खत्म होते हुए दिख नहीं रहा, नॉट इन साइट, कभी ऐसा लग नहीं रहा, कोई सिचुएशन बन नहीं रही कि ये वॉर खत्म होने वाला है। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा और समझूंगा, लेकिन इसके साथ ही जो इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वो ये हैं कि जो अमेरिका बार बार टाइम दे रहा है कि 5 दिन दिया फिर 10 दिन दिया, क्या ये, और जो आपने कहा कि वहां पे बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा और फोर्सेस 10,000 और सैनिक आ रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़े हमले, बहुत बड़े भीषण युद्ध की तैयारी कर रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये असेसमेंट में गलती हुई अमेरिका से, या फिर ये इनकी स्ट्रेटजी ही थी कि जब हम इस तरह से वॉर करेंगे तो ईरान रिटेलिएशन में उन देशों पे हमला करेगा जिसको पे नहीं करना चाहिए, यानी दुबई पे, ओमान पे, कतर पे, इन सब पे करेगा वो। तो उससे ये देश शुरुआत में तो अमेरिका से नाराज हो सकते हैं कि आपने मेरी सुरक्षा नहीं की, ये नहीं की, लेकिन जो अभी आपने लास्ट में कहा कि सिनेरियो ये बन गया कि अब उनको डर लगने लगा कि अब मतलब तो आपके पास चॉइस ही नहीं बची, आपको अमेरिका की ही मदद चाहिए। तो क्या ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी अमेरिका का था कि एक वॉर को ऐसे सिचुएशन ले जाओ जहां पे कोई चॉइस बचे नहीं और हमको टाइम मिले और फिर एक भीषण लड़ाई हो? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका की कोई बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी। मुझे लगता है कि जो इजराइल की सोच है ईरान को लेकर के, अमेरिका काफी हद तक जो है बस उसको लेकर के आगे बढ़ा। जो एक्सपर्टीज थी, जो रणनीति थी, जो इंटेलिजेंस थी, वो इजराइल की थी। और चूंकि इजराइल की जो बड़ी तूती बोलती है वॉशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है, तो अमेरिका उसके साथ आ गया और ट्रम्प साहब उसके साथ आ गए। और उसके बाद जो है वो उन्होंने सोचा था कि भाई ठीक है, अयातुल्ला खमैनी को मार देंगे, उनके परिवार को मार देंगे, उनके डिफेंस मिनिस्टर को मार देंगे, तो वहां पे जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लोग तो बहुत परेशान बैठे हैं, लोग सड़क पे आ जाएंगे और जो है वो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो उनका एनालिसिस और जो इंटेलिजेंस था गलत था। आज स्थिति यह है कि अमेरिका में फंस चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि जिसको बोलते हैं कि ऑनरेबल एग्जिट, इससे कैसे निकले, जिससे हमारी जो है वो चेहरा भी बना रहे, परसेप्शन भी ठीक रहे, और दूसरी तरफ ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। वो तो इनको समझ में आ रहा है कि वो तो अब नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो मुझे ऐसा लगता है, अब जो इनकी ये जो बयानबाजी दे रही हैं, जिस हिसाब से लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रहे हैं, जिस तरह चेहरे पे मुस्कुराहट रखी जा रही है, वो ये है कि भाई ये इसको थोड़ा सा नैरेटिव को लंबा खींचो और इन द मीन टाइम और फौजें वहां लेकर के जाओ, और जो और ज्यादा इंटेलिजेंस जो है कि जमीन पे वहां क्या आ रहा है उसको गैदर करो, और साथ में जो है दोबारा हमला करो। लेकिन अब हमला जो होगा, पूरी ताकत से अमेरिका ने हमला किया, क्या कौन सी चीज है जिसका प्रयोग नहीं करा गया है? कौन सी चीज है? आणविक हथियारों को छोड़ करके बाकी तो पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, है ना। और रोजाना लगातार अभी भी बमबारी हो रही है। लोगों का कहना है कि 365 वहां के छोटे छोटे नगर जो हैं उन तक पे हमले करे गए हैं। तो इसलिए जो है अब जो है इनके पास ये है कि स्ट्रेटेजिकली इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि भाई अब जो है वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पे को जो इलाका है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, ताकत का प्रयोग करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ के इलाके को खोल दें। और वो काफी हद तक G7 कंट्रीज या अमेरिका या इजराइल या सऊदी अरब मिलके उसको वो करते हैं। तो उसका क्या नतीजा होगा कि युद्ध जो है, सीज फायर हो भी जाए, लेकिन युद्ध तो ये लंबा चलने वाला है। सीज फायर होगी तो वो मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध दूसरी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अभी अमेरिका की कोशिश ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, और जिससे कि कम से कम वहां से जो टैंकर्स का, तेल का, गैस का आवागमन शुरू हो जाए, जिससे दुनिया के अंदर जो बेचैनी आ गई है। और अब सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था, ओमान की अर्थव्यवस्था, वो सारे देश जो वहां से तेल गैस का निर्यात करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में जो एक ठप हो गई है, कम से कम वो सब चीजें चालू हो जाए। तो इस समय प्राथमिकता पूरी ये है कि चाहे बल का प्रयोग करना पड़े, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। और उसके लिए जो है वहां, इसलिए आप देखें पिछले 3 दिन में अमेरिका ने जो बमबारी करी है, उन सारे इलाकों में करी है जहां से जो उनके जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो समुद्री जहाजों पे हमला बोलते हैं या उनको मैसेज देते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, उन पे बमबारी हो रही है। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा जो खतरा वो ये है कि उसी पहाड़ों के अंदर, वहां पे समंदर के नीचे जो है, वो ईरान की पनडुब्बियां भी बैठी हुई हैं। वो भी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो अमेरिका का बेड़ा, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंचा था, वो पहले 500 किलोमीटर दूर था स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, आज 1,500 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो थोड़ा उस रेंज से बाहर रहना चाहते हैं, या आप आम भाषा में बोला तो थोड़ा वो डरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इजी ऑप्शंस इनके पास नहीं है। अब जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ट्रम्प साहब, वो कर रहे हैं नैरेटिव का। ये कहना है कि भाई हम तो जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। लेकिन ये है कि दुनिया को समझ में आ गया है कि अमेरिका जीत नहीं रहा है।
और दूसरी तरफ इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका वहां से निकले। इजराइल चाहता है इस युद्ध को एक ठिकाने पे लगाया जाए और जो आसपास के देश हैं उन पे लगा जाए। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब अभी तक आप देखें तो ये मान के चलते थे कि अमेरिका इनको ईरान से प्रोटेक्ट करेगा अगर कभी ऐसी स्थिति होती। लेकिन आज की हालत उल्टी है। आज कुवैत के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिकी दूतावास वगैरह जो है, जो अमेरिकी नागरिक हैं, उनको ये अमेरिका इन कंट्रीज को बोल रहा है कि आप इनको प्रोटेक्ट करिए। कुवैत में अमेरिका ने कहा हमारी एम्बेसी को आप प्रोटेक्ट करिए, तो वहां के लोग कह रहे हैं अरे भाई हम तो सोच रहे थे आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे, अब आप हमसे बोल रहे हैं हम आपको प्रोटेक्ट करें। तो ये किस तरह का डायनेमिक है। तो स्थिति जो है काफी जो है वो अमेरिका हो या इजराइल हो या ईरान, तीनों के लिए नाजुक। अमेरिका के लिए इस समय जो नाक का प्रश्न है, इजराइल की ये रणनीति का है, वो चाहते हैं कि भाई उस पूरे इलाके के अंदर, उस पूरे इलाके में जो दबदबा है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेजीमनी, वो इजराइल की रहे। अमेरिका की भी यही रणनीति है कि वो पूरा इलाका जो है वो इजराइल को वहां का दादा बना दिया जाए, क्योंकि आणविक हथियार सिर्फ इजराइल के पास है उस इलाके में, किसी और देश के पास नहीं है। तो वो ये चाहता है इजराइल को बना दिया जाए और उसके पीछे अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक रखी है। दूसरी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, अब लोगों को समझ में और ज्यादा आने लगा है। मैं तो हमेशा से ये बात बोलता हूं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी तेल है और अमेरिका जो अब तेल के मामले में काफी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको अभी मिडिल ईस्ट का तेल नहीं चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका को दुनिया में दादागिरी करनी है, जिस तरह की राजनीति वो करता है, उसके लिए आवश्यक है कि दुनिया का जो तेल है वो उसके कब्जे में हो या उसके हिसाब से चले। तेल के बाजार, तेल के जो बड़े बड़े भंडार उसके हिसाब से चले। वो तेल के लिए वेनेजुएला गया, और जो ईरान में जो युद्ध हो रहा है इसके पीछे अमेरिका का इंटरेस्ट वहां का तेल और गैस ही है और कुछ नहीं है। इजराइल का मकसद दूसरा है, लेकिन अमेरिका का मकसद यह है कि उसको तेल और गैस चाहिए वहां का, क्योंकि ईरान का तेल और गैस के भंडार जो है, अगर उस पर भी अमेरिका का दबदबा बन जाता है, वहां सारी पश्चिम की कंपनियां आ जाती हैं, उस पूरे इलाके में जितना तेल और गैस है वो अमेरिका के हवाले हो जाएगा। और तेल और गैस जो है, जिसने तेल और गैस का कंट्रोल करा जियो पॉलिटिक्स में, उसी का दबदबा होता है, वही दुनिया का दादा होता है। एक समय में ये कहा गया था, आपने भी देखा होगा, 2 साल पहले लोग बोलते थे कि डेटा इज न्यू ऑयल, क्योंकि सब डेटा डेटा की बात करते थे कि डेटा इज न्यू ऑयल, है ना। इकोनॉमिस्ट वगैरह ने कवर स्टोरीज पे करी डेटा इज न्यू ऑयल। अब समझ में आ गया कि ऑयल ओनली इज न्यू ऑयल। अब ये कहा जा रहा है डेटा नीड्स ऑयल। एग्जैक्टली। तो अब वो बात यही आ गई, और अभी ये 20 साल नहीं रहे, 20 साल यही स्थिति रहने वाली है। तो अमेरिका को ईरान का तेल चाहिए, अमेरिका को ईरान की गैस चाहिए, इजराइल को जो है इस तरह का ईरान चाहिए जो उसकी बात माने, और जो ईरान कहता है कि वो ईरान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, तो उनको ऐसी वहां हुकूमत चाहिए जो ये बात ना कहे, ईरान को रिकॉग्नाइज करे, स्वीकार करे और मिल करके वहां काम करे, जिससे मिडिल ईस्ट ऐसा बन सके, मध्य पूर्व ऐसा बन सके जो इन सबके लिए अनुकूल। तो ये सारी चीजें कहना आसान है, लेकिन जो है वो ईरान जो है, देखिए हमें ये नहीं भूलना नीरज, एक समय था इतिहास में कि इस पूरे इलाके का हेजीमोन या दादा वो ईरान होता था। वही इस्लाम के आने से पहले की बात है। और साइरस द ग्रेट, उनका जो पुराना राजा था, उसका जो साम्राज्य था, उस मध्य एशिया से लेकर के भारत के बॉर्डर से लेकर के और पूरे मध्य पूर्व के अंदर उसी का साम्राज्य होता था। तो ईरान की जो सोच है वो वही है जो कि जो उस समय साइरस द ग्रेट की थी। ऐसे सोचिए अगर भारत के अंदर हम सबकी सोच जो है वही हो जाए जो मौर्य काल में होती थी, कि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, है ना, तो फिर सोचिए फिर हम कैसे सोचेंगे। ईरान की जो सोच है वो अभी भी वही है। तो और दूसरी तरफ जो है वो जो वहां पे जोरोस्ट्रियन थे, आप जानते हैं कि वो भाई उन्हीं का पहले वहां दबदबा था, उन्हीं का राज होता था। दरअसल जो लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, जो हॉर्मुज जो है, ये जो शब्द है हॉर्मुज जो है, जो जोरोस्ट्रियंस हैं भारत में, जिनको हम लोग पारसी बोलते हैं, उनके भगवान का नाम है। उनका एक भगवान है जिसके नाम से, जो हॉर्मुज उनका भगवान है जिसके नाम पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। उसी रास्ते से पारसी चल के भारत आए थे, तो इसलिए जो है ये उसका बड़ा महत्व है। लेकिन अभी आज की स्थिति यह है कि युद्ध जो है अगर सीज फायर हो भी जाएगी तो ये कह देना कि युद्ध खत्म हो गया मुश्किल है, और इस सब का असर जो है आने वाले लंबे समय तक तेल, गैस और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। सर, तेल गैस में तो मैं डिटेल में जाऊंगा, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूं, महत्वपूर्ण है। क्या इस बात की का डर या आशंका है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए,
जो ये बहुत बड़े विकसित देश हैं जिनमें अमेरिका खासतौर से है, ये इनके लिए आवश्यक ये होता है कि इनके लिए हर चीज नाक की लड़ाई हो जाती है। इनके लिए ये कि हम हार गए ईरान जैसे देश से, जिसको उन्होंने कहा कि विकसित भी नहीं है, गरीब है, तेल के भंडार जरूर होंगे पर गरीब है। और वेनेजुएला जिसके पास ईरान से ज्यादा तेल है, वहां के राष्ट्रपति को तो उठा करके ले गए, एक मुकदमा चला रहे हैं आजकल। तो ईरान को लेकर के जहां के राष्ट्रपति, जहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनकी पत्नी मार दी, उनकी बेटी मार दी, उनके बेटे की को भी मारने की कोशिश करी। अब अगर उनको ऐसा लगता है ये युद्ध चलता रहता है और युद्ध जो है वो ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां अमेरिका को देखने लगे कि जीतना अब मुश्किल है, नामुमकिन है, और इजराइल को भी लगता है कि अगर अमेरिका हार के वापस चला जाता है तो घायल ईरान तो उनको भी, उनके लिए परेशानी पैदा करेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद करेगा, 10 साल बाद करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या वो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनथिंकेबल, कि कोई स्मार्ट डिवाइस यूज कर लें, ठीक है पूरी बमबारी ना करें, लेकिन कोई जिसको बोलते हैं स्मार्ट न्यूक्लियर वेपन्स या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, पता नहीं। लेकिन अगर आप देखें इतिहास को जाके खंगालते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम फेंके, जापान ने तो सरेंडर कर दिया था, उसके बाद फेंके। करेक्ट। जापान ने तो हार मान ली थी, उसके बाद भी डाले गए। क्यों डाले गए? उन्होंने कहा कि इनकी कमर तोड़ दो, इनकी बैकबोन तोड़ दो, इनकी हिम्मत तोड़ दो, जिससे आने वाले शताब्दियों तक ये जापान कभी उठ ना पाए। ये सोच थी। और आज भी जापान की रेगुलर आर्मी नहीं है। जापान में जो फौज होती है उसको पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं, पीस फोर्स बोलते हैं। जापान के पास रेगुलर आर्मी नहीं है। जापान चाहे तो आणविक हथियार 10 दिन में बना ले, लेकिन वो नहीं बना सकता क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसमें बदलाव करना पड़ेगा रेगुलर आर्मी के लिए। तो ये वो जापान जो इतनी बड़ी शक्ति है ना। तो इसलिए जो है आपका प्रश्न ये है कि इसका जवाब एकदम हाँ या ना में देना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है, अगर आप ये पूछें क्या इसका खतरा कहीं ना कहीं है, तो मैं कहूंगा खतरा तो है। खतरा तो है, ये एक बड़ी चिंता की बात भी है। ना हो ये ऐसी कामना सब करते हैं, लेकिन ये खतरा तो है, क्योंकि वो एक भीषण युद्ध मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि खींच हो जाती है ना कि खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने कहा ना कि वो ईगो की लड़ाई, मैं कैसे हार मान लूं उनसे, तो वो खींच में, वो फ्रस्ट्रेशन में, और ट्रम्प जैसे चलचल मन वाले व्यक्ति के साथ तो कहना बड़ा मुश्किल, ये एक आशंका है। अब सर आगे आते हैं। खाली ट्रम्प साहब नहीं, देखिए ये जो बड़ी शक्तियां उनकी सोच ऐसी होती है। देखिए वही इंसान है, इन सोच ये होती है कि जब मैंने ऐसा सोचा और मैंने ये कोशिश करी, और उनके दिमाग में लगता है ईरान ये क्या है हमारे सामने, और देखो हम इसको परास्त नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए। हराना जरूरी है, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। इनको कमर तोड़ना जरूरी है, वरना दुनिया क्या कहेगी। इतनी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी, ट्रम्प साहब तो रोज बोलते हैं कि मानव के इतिहास में सबसे शक्तिशाली फौज अमेरिका की है, वो तो रोज बोलते हैं। और दूसरी बात, उनको देखने का नजरिया दुनिया का बिल्कुल अलग है, वो डेमोक्रेटिक व्यू तो नहीं है। तो ऐसे में अच्छा, दूसरे सब तरह के लोग एडवाइजर्स होते हैं। तो कहना भी मतलब ये है कि आप ये जो आपका प्रश्न है, क्या अनथिंकेबल वहां हो सकता है अगर युद्ध चलता है और स्थिति ये रहती है कि ईरान हार नहीं रहा है और अमेरिका जीत नहीं रहा है, और ये चलता ही जाता है, और अमेरिका की जो नाक है उसका इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि नाक ब्लीड करने लगती है, तो क्या अनथिंकेबल हो सकता है? हो भी सकता है। यस सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि एकदम स्ट्रेट हमें अपने क्वेश्चन को लिख दिया है कि डू यू थिंक द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल विल रीच 150 या इससे भी ऊपर? कतर ने $200 बोला, सऊदी अरब ने $180 बोला, ईरान खुद $200 बोल रहा है। लेकिन मैं ये एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 2-4 महीने भी अगर वॉर चला तो क्या ये हम लोग एक सस्टेन्ड लेवल 2-4 महीने के लिए देख सकते हैं? क्रूड प्राइस $150 $200 जा सकता है? देखिए नीरज, आज जो मानवता के इतिहास में पहली बार हमने ये देखा है कि इतनी बड़ी ऑयल क्राइसिस आई है। अभी तक क्राइसिस ऑयल की आती नहीं है, ऊर्जा के संकट आया, पर इतना बड़ा संकट आज तक नहीं आया। ये पहली बार हो रहा है। दूसरी बात ये कि ये संकट नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये दुनिया का पहला ये ऊर्जा का विश्व युद्ध है जो हम देख रहे हैं। ये एनर्जी वर्ल्ड वॉर है।
जहां पे स्टेट 20% सप्लाई को काट दिया गया, 20%। आप ये देखिए, और युद्ध वहां हो रहा है, तोपें वहां चल रही हैं, बम वहां गिर रहे हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका का चिली हो या ब्राजील हो या अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति हो या बांग्लादेश में हो या भारत में हो या इंडोनेशिया में हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आज उसे पीड़ित नहीं है? अब विश्व युद्ध जरूरी है विश्व युद्ध के कि आपके सिर पे ही बम गिरे, आपकी जेब पे बम गिर रहा है। 400 करोड़ लोग पृथ्वी पे ऊर्जा की गरीबी रेखा के नीचे, जिनको एनर्जी पुअर बोलते हैं। दुनिया की आबादी जो है 8 अरब है, 8 अरब में से 4 अरब गरीब हैं ऊर्जा के नजरिए से। और सबसे ज्यादा इस दुनिया में जो युद्ध हो रहा है, उसका जो भुगतान है, उसका जो दर्द है, उनको झेलना पड़ रहा है। ये दुनिया का पहला एनर्जी वर्ल्ड वॉर है जो हो रहा है। उनकी जो जेब है उस पर इतना जबरदस्त, उनके फ्यूचर पे हमला हो रहा है। और ये क्या है? ये पहली बार ऐसा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से हम लोग तेल की कीमत को देखते थे, कि हमने जाकर के इंटरनेट पे गए या कहीं देखा कि आज ऑयल की, ब्रेंट की ये कीमत है या WTI की ये कीमत है, वो सारा बदल गया। स्क्रीन आपको, ट्रेडर की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो वो कह रहा है ब्रेंट की कीमत $105 है पर बैरल। पर आप जाकर के जापान में वित्त मंत्रालय से पूछिए भाई तेल की क्या कीमत आप दे रहे हैं, या चाइना से पूछिए। आप दूर क्यों जाते हैं? हम नई दिल्ली में सरकार से पूछ लीजिए, आप पाकिस्तान में सरकार से पूछिए। जो कीमत, जो जिसको बोलना चाहिए कि जैपनीज बास्केट, क्रूड बास्केट की प्राइस क्या है, चाइना की बास्केट की प्राइस क्या है, भारत की जो क्रूड बास्केट उसकी प्राइस, वो तो ऑलरेडी 150 से ऊपर है। वो 150 से ऊपर है, क्योंकि जितने भी एनर्जी डेफिसिट कंट्रीज हैं, जो आज ये है कि सब देश क्या कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, कोरिया क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। जिस दाम पे तेल मिले लो उठा लो, जिस दाम पे LPG मिले उठा लो, जिस दाम पे LNG मिले उठा लो, क्योंकि 20% सप्लाई गायब हो गई है। तो जिस दाम पे मिल रहा है, कोई इस समय ये नहीं देख रहा उसका दाम क्या है। तो ये जो बहस है कि क्या $150 और $100, ये इररिलेवेंट हो चुकी है। ये इररिलेवेंट है। तमाम देश जो आज तेल खरीद रहे हैं वो $140, $150 पर बैरल पे खरीद रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं 165 पे खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सब पार्सल टू पार्सल हो रहा है। आपकी रिफाइनरी में तेल खत्म हो रहा है और आप हाई सी पे जाते हैं या स्पॉट मार्केट में जाते हैं या आप ट्रेडर के पास जा रहे हैं या ब्रोकर के पास जा रहे हैं, वो कहता है मैं आपको कल शिप पहुंचवा देता हूं, आपके नजदीक से ही निकल रहा है, लेकिन वो 160 मांग रहा है। आप कह रहे हैं आप 160 डन। ये दुनिया 80% देश एनर्जी डेफिसिट है वर्ल्ड में। गरीब से गरीब देश भी आज उस दाम पे तेल खरीद रहा है जो ये जो ट्रेडर्स की स्क्रीन बताती है $105, उससे ऊपर है। तो इसलिए ये जो क्या वो 150, अरे 150 तो पहुंच गया, स्क्रीन पे नहीं पहुंचा ट्रेडर्स की, लेकिन जिस पे खरीदा जा रहा है। और ये जो सब चीजें बाद में जब रिफ्लेक्ट होंगी अर्थव्यवस्था के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में बाद में होंगी, क्योंकि अभी सब ये मान के चल रहे हैं कि भाई ठीक है, जैसे युद्ध थोड़ा नरम पड़ता है, युद्ध चाहे चलता रहे, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है तो तेल की कीमत जो है वो $80 पहुंच जाएगी। क्योंकि $60 से ऊपर तेल हो इसकी वजह नहीं है। स्ट्रेट हॉर्मुज खुली, स्ट्रेट हॉर्मुज खुलती है जैसे ही, जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है, जो लगभग आज की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग जो है 20 मिलियन बैरल्स निकलता है तेल रोजाना, है ना। वो 20 मिलियन की जगह जैसी खुलती है, 20 की जगह अगर मान लिया 16-17 मिलियन बैरल जो है वो आना शुरू हो जाता है, और उधर से रशिया अपना थोड़ा तेल का उत्पादन बढ़ा देता है और कुछ और देश भी बढ़ाते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तेल की कीमत $80 पे आ जाएगी। क्योंकि डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल्स के हिसाब से तेल जो है वो $80 तो छोड़िए, वो 70 भी होना नहीं चाहिए, वो $60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी जितना भी आपको दिख रहा है, अगर कोई देश आज $160 दे रहा है क्योंकि उसको तेल चाहिए किसी भी कीमत पे, वो सारा का सारा जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्रीमियम है। ओके सर, कल तक की हमारी जो मतलब 26 मार्च तक की क्रूड बास्केट $150 थी, ये बिल्कुल सही है, स्पॉट प्राइसेस इसी लेवल पे चल रहे हैं। क्या ये सस्टेन बेसिस पे चल सकता है, कंसिडरिंग कि अगर युद्ध चलता रहा तो ये इस लेवल पर रहेगा, या और ज्यादा विस्फोटक हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे अब सेकंड लाइन इंपैक्ट आने लगा है, तो ये और बढ़ने से नहीं, देखिए एक बात सुनिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था ये युद्ध ज्यादा चले और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का तेल दुनिया में जो इस समय लगभग ठप पड़ा हुआ है वो बंद रहे,
दुनिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर आप उठा करके G7 का स्टेटमेंट कल का देखते हैं विदेश मंत्रियों का, बड़ा स्पष्ट है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलनी है। और ईरान को भी समझ में आ रहा है कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जिद पे अड़ा रहता है कि वो बंद रहेगी और नहीं निकलने दूंगा मैं जहाजों को, तो वो सारे देश भी जो अभी युद्ध में नहीं है वो भी युद्ध में आ जाएंगे। क्योंकि कोई क्या सऊदी अरब का जो तेल है, इतना सारा तेल, अभी तो सऊदी अरब युद्ध में नहीं है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नहीं है, और जो बाहर की ताकतें G7 वो भी नहीं है, तमाम सारे लोग नहीं है। तो लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि ईरान को ये समझना होगा कि वो युद्ध चलता रहे, लेकिन जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो है एक तरीके से जो है उसके शिकंजे में ले आए हैं, उससे तो ईरान को उस जिद को तो छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ रहा तो फिर तो युद्ध के कोई भी अंजाम हो जाएगा, फिर तो दुनिया ईरान के खिलाफ हो जाएगी। अभी तक जो है तमाम लोग सिंपैथी जो रख रहे हैं वो लोग भी हट जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम जो है पटरी से इतना उतर जाए कि उसे वापस लाने में 1 साल लग जाए, वो तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं तो करेगा। सर तो मुझे लगता है कि क्या तो मुझे ट्रम्प का लग रहा यही है प्लान है? कि क्या ट्रम्प का यही प्लान है, इसीलिए वो इसको थोड़ा थोड़ा डिले कर रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए और उसको घुटनों पे ले आए? इसी बिल्कुल है, स्ट्रेटजी का पार्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो ट्रम्प की स्ट्रेटेजी ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल जाना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलते हैं जो उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है पूरी दुनिया का, वो दबाव जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और जो आसपास के देश हैं, सऊदी अरब का तेल नहीं बाहर जा रहा, अबू धाबी का नहीं जा पा रहा, कतार का गैस नहीं है, वो सब अगर जो है मार्केट में आना शुरू हो जाती है तो जो उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फिर इजराइल और अमेरिका कहेंगे ठीक है, अगर युद्ध 4 महीने 5 महीने चलता है तो चलने दो, हम इनको धीरे धीरे ठीक करेंगे, है ना, लेकिन ठीक करेंगे। और उसके बाद ईरान का जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, ईरान ने क्या करा, ईरान ने कहा कि जो युद्ध है मैं उसका ऐसा विस्तार कर दूंगा कि दुनिया की जो है उसको मैं परेशान कर दूंगा। अब वो अभी तक तो रणनीति सफल रही है, लेकिन अब दुनिया जो है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरे अब एक सीमा से आगे उसको नहीं झेल पाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो वो कह रहे हैं ईरान से, तो ईरान की अगर आप लैंग्वेज देखें तो टोन डाउन हुई है। ईरान कह रहा हमने तो बंद नहीं किया, मित्र देशों को आने देंगे, हमने तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान को समझ में आ रहा है अगर ये युद्ध स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान 8-10 दिन और बंद रखता है और जहाजों को नहीं निकलने देता, तो दुनिया तो तेल की कीमत ऊपर जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर महंगाई जो है हर दरवाजे पे खटखटाना शुरू कर देगी। और उसके बाद दुनिया के पास क्या चारा रहेगा, चाहे वो G7 हो चाहे कोई भी हो। आप रशिया चाइना को छोड़ दें, बाकी देशों के पास क्या चारा रहेगा। ये होगा भाई ठीक है, वो ट्रम्प को ही बोलेंगे आपको जो करना है करो, बहुत हो गया यार, इसको खत्म करो, किनारे पे लेके जाओ। तो ये ईरान को समझ में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध एकदम खत्म होगा वो तो नहीं होगा, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से जो टैंकर्स और तेल का आवागमन है वो मुझे लगता है कि जल्दी शुरू होगा। राइट सर, चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया की एनर्जी सप्लाई कितनी सिक्योर है इस समय, और ये भी मान के चलें कि अगर युद्ध मान लीजिए 2-3-4 हफ्ते और चलता है, एक फेयर कंसिडरेशन लेके चलें, तो हमारी एनर्जी सप्लाई कितनी सिक्योर है? देखिए हमारे पास दुनिया में तेल की तो कोई कमी नहीं है। अभी ये डिस्ट्रप्शन हुआ है तो इससे जरूर तेल की किल्लत होने, बहुत ज्यादा किल्लत तो नहीं है, लेकिन यह है कि जो अभी जो दुनिया में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से तेल पर्याप्त उपलब्ध है। लेकिन भारत की जो सप्लाई है, हमारा क्या है कि हमारी जो निर्भरता आयात पे बहुत ज्यादा है। दुनिया में कोई ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसकी निर्भरता आयातित तेल पे वो लगभग 90% है, कोई भी नहीं है, हमारी है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से विकास कर रही है। LNG पे हमारी निर्भरता है, LPG पे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने पेरिस क्लाइमेट डील साइन करी और हमने कहा कि भाई ठीक है प्रदूषण को बचाना है और घरों के अंदर जो प्रदूषण होता है रसोई के अंदर उसको खत्म करना है। तो सरकार ने अद्भुत काम किया, जो घर घर जो है LPG को लेके जाया गया, बहुत अच्छा काम था उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत भी, और वैसे भी बहुत अच्छा काम था। स्वास्थ्य लोगों का सुधरा है, महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा है। लेकिन अब उसके पास आपके पास कोई शॉर्टकट भी नहीं था, क्योंकि ये सब मान के चलते थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो कभी बंद होगा नहीं। लेकिन आज की एनर्जी सप्लाई जो है, देखिए पैसे के हिसाब से क्या भारत के पास साधनों की कमी नहीं है, साधन है हमारे पास। हमारे पास जो दिक्कत सिर्फ ये है कि भाई अभी तक हम 41 देशों से तेल मंगाते थे, लेकिन अब बहुत ध्यान से देखें उन 41 देशों में भी ज्यादातर जो हमारा तेल है वो 8 देशों से आता था, 8, है ना।
तो अब यह है कि उसको और थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये युद्ध जो है भारत को सप्लाई, आपने जो प्रश्न किया एनर्जी सप्लाई के साथ, बड़े सारे सबक सिखा के जा रहा है। ये सबक सिखा के जा रहा है कि एलपीजी के भारी भंडार बनाए देश में, प्राकृतिक गैस के भारी भंडार बनाए देश में, और तेल के भंडार जो आपके पास 25 दिन के हैं जमीन के नीचे और 25 दिन के ऑयल फार्म्स में हैं, वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। आपको कम से कम यहाँ पे जो है वो 120 दिन का तेल के भंडार बनाने पड़ेंगे, 4 महीने कम से कम, और 5 महीने बनाए तो बहुत अच्छा है। तो ये 5 महीने के भंडार आपको तेल के, कम से कम 3 महीने के भंडार एलपीजी के, और लगभग 2 से 3 महीने के भंडार गैस के, वो आपको अब बनाने पड़ेंगे। तो ये मैसेज, जो देश 88% इंपोर्ट कर रहा है अपनी एनर्जी फॉसिल फ्यूल, वो क्यों नहीं बनाए अब तक उन्होंने? देखिए एक बात सुनिए, ये कहना जो लोग इस तरह की बात कहते हैं बड़ा इजी होता है। देखिए चाइना ने बना रखे हैं, है ना, लेकिन ये कि चाइना की अर्थव्यवस्था आपसे कितनी बड़ी है, सोच के देखिए ना। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश के अंदर अगर आप ये इस तरह के भंडार बांधते हैं, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है, और पहले तो बनाने में इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद उसमें जो तेल आप खरीद करके रखेंगे। भारत में रोजाना 57-58 लाख बैरल तेल की रोजाना की खपत है। आप जिसे बोलते हैं बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करके देखिए, अगर आप 4 महीने का तेल जो है स्टोर करके रखते हैं, उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, वो तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। तो 4 महीने का तेल, आप बताएं कि कितने बिलियन डॉलर आपको चाहिए, आप जरा देख लीजिए। तो वो इन्वेस्टमेंट जिसपे आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलने वाला, हो सकता है कभी युद्ध ही ना हो 10 साल तक, या ऐसे हालात ना पैदा हो, तो आप ये देखिए आपने पैसा तो ब्लॉक कर दिया। तो आपकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से आपको देखना है कि क्या आपकी इकोनॉमी ये अफोर्ड कर सकती है। चाइना की तो करती है, क्योंकि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा, जापान के पास तो, कुछ लोगों का दावा है कि जापान के पास तो जो है वो 200 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है तेल का। तो जापान तो ओईसीडी कंट्री है, रिच कंट्री है, हम तो नहीं है। तो इसलिए कि हमने 25 दिन का बना रखा है, और अब जो है 90 दिन का बनाने की दिशा में भारत बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है इसमें हमने इनोवेटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है सारे स्ट्रेटेजी सरकार बनाए, राज्य सरकारों को भी लिया जाए, प्राइवेट कंपनियों को और लिया जाए स्ट्रेटेजी। और दूसरी जो उसमें तेल का भंडारण किया जाएगा, वो भंडारण जो है वो अन्य देशों को आप आके करिए, सऊदी अरब करता ही है, हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, ये हो रहा है। लेकिन अन्य देशों को हम बोले आकर के अपना तेल यहाँ रखिए, अगर हमको जरूरत पड़ जाएगी तो फर्स्ट राइट टू यूज हमारा होगा। वरना जो है आप रखिए, वहां रखिए, 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद यहां से आप निर्यात कर दीजिए, क्योंकि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच है। तो काफी इनोवेटिव थिंकिंग हमको करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये हमको सबक तो दे गया कि भाई बहुत अच्छा किया आप घर घर एलपीजी ले गए, बहुत अच्छा किया इतनी गाड़ियां देश में आ गई हैं, लेकिन अब आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने हैं, और खाली तेल के नहीं, एलपीजी के भी बनाने हैं, प्राकृतिक गैस के भी बनाने हैं, सब बनाने पड़ेंगे अब आपके पास। और पाइपलाइन का नेटवर्क और थोड़ा इसका विस्तार करना पड़ेगा, एलपीजी का भी। तो ये हमारे लिए सबक देके गया है। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ये थिंकिंग नहीं थी, स्ट्रेटेजी रिजर्व तो हमने बना ही रखे थे, लेकिन ये है कि जो ये सबक दे के जा रहा है, ये हमको बहुत तेजी से लेना पड़ेगा, और इन पर तेजी से काम करना पड़ेगा, और इसमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। मेरा इसमें सवाल ये है कि बात आपकी एकदम सही कि बड़ी इकोनॉमी ज्यादा रिजर्व रखती है एसपीआर, और हम लोग कम रख सकते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस में भी लागू होता है कि आप कितना से कंटिजेंसी फंड रखेंगे, दैट्स परफेक्टली राइट। बट जब आप उज्ज्वला जैसी स्कीम चला रहे हैं, घर घर गैस पहुंचाने का आपका लक्ष्य है, तो उसकी सप्लाई भी तो सिक्योर करेंगे आप। क्या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, हमें ये बताइए। नहीं देखिए, बात सुनिए, हम जब अब ये प्रश्न तो तेल के बारे में भी आप बोल सकते हैं ना। देखिए अमेरिका अब जो है ऑयल में सफिशिएंट हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। अमेरिका की जो एनर्जी सिक्योरिटीज है, सप्लाई पॉलिसी क्या थी कि जो इराक पे जाकर के सद्दाम हुसैन को मार दो, हमला कर दो, लीबिया में कर्नल गद्दाफी को मार दो, उनके तेल भंडार ले लो, उठा लो। भाई क्यों अमेरिका युद्ध करता था जाकर, कभी इराक पे कभी क्यों करा करता था? क्यों उसने मिडिल ईस्ट में इतने सारे अपने फौजी बेड़े बना रखे हैं, किसके लिए बना रखे हैं? तो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि जहां भी तेल है वहां जाकर के दादागिरी करो, अगर कोई नहीं मानता तो जबरदस्ती वहां का तेल उठाओ, सत्ता परिवर्तन कटा दो, हटा दो राजा को वहां से, जो वेनेजुएला में उन्होंने कल ही किया है। तो ये उनकी एनर्जी सप्लाई पॉलिसी है।
अच्छा, हम हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी ये सोच नहीं, ना संस्कृति, ना हमारा इतिहास ये। भारत ऐसा कभी नहीं करता, हमने कभी किसी पे हमला किया ही नहीं। हम तो कॉमर्शियली सोचना पड़ेगा। तो ये जो है, जैसे एलपीजी की आपने बात, प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता ये थी कि घर घर के अंदर एलपीजी को पहुंचा दो, बड़ी अच्छी बात थी। महिलाएं जो है वो किस पे खाना बनाती थी, उनकी सेहत कितनी खराब होती थी, तो अगर वो दिया तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ, इतना जरूर है कि अभी थोड़ा दिक्कत आ रही है एलपीजी की, इसको कोई कौन नकारेगा। एलपीजी की सोर्सिंग में दिक्कत आ रही है ना। एलपीजी की जो कई जगह हमने देखा है कि थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है, हकीकत है। लेकिन इसका मतलब इसको इसलिए कि हम एलपीजी घर घर क्यों ले गए, इसको क्वेश्चन करें, ये ठीक नहीं होगा। हमको नहीं ये नहीं, देखना है कि सर मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत हाँ, अच्छी स्कीम थी, ले गए। हाँ, लेकिन जब कोई चीज, आप जैसे डिफेंस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई वॉर हो नहीं रहा लेकिन हम डिफेंस में इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, ये एक विजनरी थिंकिंग है हमारी। तो अगर हम एनर्जी का इतना कंजम्पशन कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात भी है, तो हमें उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए ना, कि एलपीजी को हम नहीं, ज्यादा देखिए, सिक्योर करें। अभी तक भारत ने सिक्योरिटी इस हिसाब से देखी कि अगर आप जाकर के बहुत ध्यान से देखते हैं तो जो गल्फ के जितने कंट्रीज हैं, हमने उनसे संबंध अच्छे किए। आप ये देखिए ना, हमने पिछले 5-6 सालों के अंदर खासतौर से भारत और सऊदी अरब के रिलेशंस कितने अच्छे हो गए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां अबू धाबी में तेल के भारी भंडार है, जहां से हम एलपीजी भी मंगाते हैं, तेल भी मंगाते हैं, हमारे संबंध आप आज देखिए और 10 साल पहले देखिए या 8 साल पहले भी देखिए। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी है ना। हम उन देशों से हमने संबंधों को बड़ा मीठा किया और गहरा किया, जहां से हम आराम से तेल लेकर के और गैस आ सकें। हमने रशिया के साथ भी यही किया। तो देखिए, सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि तेल का ला करके खाली अपने रख दो। अमेरिका भी ऐसा थोड़ा ना करता था, वो दूसरी तरीका था उनका, जाके हमला कर देता था। उनकी संस्कृति और सोच थी। हमारा यह है कि जिन देशों के पास तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, हमने उनसे बड़े अच्छे संबंध बनाए। कतार से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि सऊदी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति 2 घंटे के नोटिस पे भारत आए, सिर्फ डिनर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के साथ वो चले गए। क्या था उसके पीछे? उसके पीछे मैच्योर रिलेशनशिप थी। और आज भी अगर आप ध्यान रखें तो ईरान जैसा देश जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि भारत के जहाजों को निकलने दें, और आज भी यूनाइटेड अरब में वो कह रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसके कई डायमेंशंस होते हैं कि आपको एनर्जी सप्लाई को कैसे सिक्योर करो। एक ये है कि तेल ला करके भंडार में डाल दो, ये भी एक बात बिल्कुल सी, ये भी सही है। दूसरी ये है कि जहां से वो आता है वहां से अच्छे संबंध रखो, और ऐसे रखो कि वहां से एक तरह के आप जो है गारंटी लो। दूसरी तरफ यह है कि हमारी तेल की और गैस की कंपनियां विदेशों में जाके तेल और गैस के भंडार खरीद लें, और जब जरूरत पड़े तो उसको भारत में लेके आ जाए। वो भी करा जाता है। रूस के अंदर ही 18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, भारत का $18 बिलियन का। तो तमाम उसके होते हैं, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, हम दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी खपत जो है वो कंज्यूमर ऑयल के हम है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का आजकल ये कहना मैं देखता हूँ, आके बोलते हैं, अरे साहब एलपीजी की क्या जरूरत है, खाना बिजली पे बनना चाहिए, है ना, आप सब बिजली के स्टोव ले लें। देखिए, ये सब कहना बड़ा आसान होता है ना, कि हम जो है वो एलपीजी पे आने में हमको दशकों लग गए। राइट। और अब बिजली में हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन है बिजली का, हम बिजली सरप्लस हो गया है। लगभग 5 लाख मेगावाट से ज्यादा आज हम बिजली बना रहे हैं। उतनी मांग नहीं है। मांग इसलिए नहीं है कि परचेजिंग पावर नहीं है, राइट। है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जरूर है कि ये कहना है कि सरकार जो कर रही है 100% वो कर रही है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमारा तो जो सिस्टम है वो फेडरल है, और बिजली और ऊर्जा काफी हद तक राज्यों का विषय है। राज्यों का विषय है। बिजली तो पूरी तरह राज्यों का विषय है। तो इसलिए जो है, और ऊर्जा में तमाम चीजें, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह भी राज्यों का ज्यादा विषय है, केंद्र का कम है। पेट्रोल एंड डीजल जो है ये केंद्र का विषय है। दरअसल जब संविधान जब बना था तो पेट्रोल और डीजल भी केंद्र का विषय नहीं था, राज्यों का था। बाद में जब समझा गया कि भाई एक ऐसी चीज है जिसमें केंद्र की भूमिका बड़ी होगी, तो फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करा गया, और तमाम राज्यों ने जो है वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे और केंद्र को ये जिम्मेदारी दी। जी तो इसलिए जो है वो हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स कि वॉर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है खाड़ी में, उसको फिर से अप एंड ऑनलाइन करने में बहुत समय और पैसा लगता है, सारी चीजों को अगर मैं कंसीडर करूं, तो क्या आपको लगता है कि क्रूड ऑयल का न्यू नॉर्मल फॉर 1-2 years इज 80 to 85? देखिए, जिस तरह के हालात पैदा हो गए, जिस हिसाब से वहां डिस्रप्शन हुआ है,
जिस हिसाब से ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर हमले भी हुए हैं, जैसे कतार का LNG इंफ्रास्ट्रक्चर 15% धराशायी हो गया है। और तो इस सबको अगर हम देख करके चलते हैं, और अगर ईरान का तेल जो है वो लंबे समय तक इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ पाता, मतलब चाइना वगैरह कोई खाली जाता है, अगर यही हालात बनते हैं, और दूसरी तरफ इन देशों को जो नुकसान हुआ है, चाहे वो दुबई है, चाहे अबू धाबी है, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो देश है, या बहरीन को हुआ है, तो इन सबको अगर हम सारा देखते हैं, और जिस तरह का एक साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है पूरी मतलब ऑयल इंडस्ट्री को, तो इसलिए मुझे लगता है कि $80 जो है, आपका बिल्कुल अनुमान सही है कि $80 पर बैरल, वो मुझे लगता है जब अगर युद्ध खत्म भी हो जाएगा उसके बाद $80 के आसपास ही कीमतें घूमेंगी। और उसकी वजह ये होगी कि ये तमाम कंट्री जो आज युद्ध के गिरफ्त में है, चाहे सीधे या इनडायरेक्टली, ये सब अपने को और सिक्योर करना चाहेंगे, ये फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहेंगे, ये अपनी डिफेंस में ज्यादा पैसा लगाना चाहेंगे। ये अभी तक पोस्ट ऑयल की बात करते थे, तो रिन्यूएबल की बात करते थे, अब इनको समझ में आ गया भाई डिफेंस भी मजबूत चाहिए। नई पूरा जो मिडिल ईस्ट है, पूरा मध्य पूर्व का जो सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है, बिल्कुल बदल जाएगा। उनको नए दोस्त ढूंढने पड़ेंगे, वो दोस्त जो कि युद्ध या ऐसे इसमें आके वास्तव में उनकी मदद कर सके। उनका अमेरिका के प्रति जो विश्वास है, यकीन है, वो काफी कम हो गया है, उसको भी रीवर्क करना पड़ेगा। और चूंकि वहां का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मध्य पूर्व का वो बदलेगा, और तेजी से बदलेगा, उसके नए रूप होंगे, उसके नए अंजाम होंगे, उसमें न्यू अलायंसेस निकलेंगे। जो वहां का एनर्जी है उसका आर्किटेक्चर भी पूरी तरह बदलेगा, और वो जो जब बदलेगा तो उसका अर्थशास्त्र अलग होगा, क्योंकि दुनिया का 20% तेल वहां से जाता है, गैस वहां से जाती है। तो इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है $80 पर बैरल जो है, इसके आसपास तेल की कीमत घूमेंगी। हालांकि अमेरिका की कोशिश होती है 80 से नीचे लेके जाओ, लेकिन मुझे लगता है ये देखना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी चुनाव जीत पाती है या नहीं जीत पाती, जो वहां संसद के चुनाव है। दूसरा, इस युद्ध का आउटकम क्या होता है, और उससे उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको क्या डेंट लगता है या नहीं लगता। तीसरा, पूरी अब देखना पड़ेगा कि अगर ईरान जिद पे रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलती है, G7 कंट्रीज और साथ में आते हैं, और कुल मिलाकर के जो जो युद्ध वहां चल रहा है उसकी शक्ल बदलती है। अभी तक उसमें 3 एक्टर हैं, ईरान है, इजराइल और अमेरिका, उसमें नए एक्टर भी जुड़ जाते हैं, और उसके बाद पूरा युद्ध का डायनेमिक्स क्या होता है, एनर्जी का डायनेमिक्स क्या होता है, वो सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर माने कि कोई बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, आने वाले समय में सीज फायर हो जाएगी, आपस में ये फिर भी लड़ते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ऐसा अगर सिनेरियो लेते हैं, तो $80 की बात जो है, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा वजन है। और SPR भी लोग भरने के लिए तैयार हो जाएंगे जैसे ही खत्म होगा, कि और खरीद के इकट्ठा करो, तो वो भी देखो प्राइस को जैकअप। नीरज, चाइना को देखो, पिछले 365 दिन में चाइना ने 1 मिलियन बैरल तेल उसने जो है उसकी होर्डिंग करी, जमाखोरी करी। वो जो जरूरत है उसके अलावा, जो उनकी स्ट्रेटेजी उसके अलावा करी उन्होंने। एक और आज अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा आज तेल भंडारों में पड़ा हुआ है, वो चाइना है। चाइना अपना तेल रिलीज करने लगे, SPRs की नहीं, वैसे ही जो उन्होंने होर्डिंग करी है, तो कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन चाइना क्यों करेगा? क्योंकि जो युद्ध हो रहा है, जो खाड़ी के देशों में युद्ध हो रहा है, या जो पहले यूक्रेन में हो रहा है, अगर कोई देश है जिस देश को सबसे ज्यादा उसका फायदा मिल रहा है, सबसे ज्यादा उसका जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, एनर्जी वाइज फायदा मिल रहा है ना, और बिना एक इकन्नी खर्च करे, जो पुराने जमाने में बोलते थे, बिना एक टका खर्च करे, वो चाइना है। सर अब समय हो गया, लेकिन मेरा मन करा कि सवाल पूछ लो, छोटा सा आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत लंबा विस्तारित हो जाएगा, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, क्या ये वॉर एक लिहाज से अमेरिका चाइना के अगेंस्ट भी लड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ईरान जो है वो काफी हद तक जो है चाइना की इकोनॉमिक कॉलोनी बन चुका है। एनर्जी कॉलोनी तो है ही है, इकोनॉमिक कॉलोनी बन चुका है। और ईरान उस इलाके का सबसे बड़ा देश है, टर्की को अगर आप अलग कर दें तो। और जिस हिसाब से ईरान का प्रभाव और चाइना का प्रभाव वहां बढ़ रहा है, और चाइना का प्रभाव अन्य देशों में भी बढ़ रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूनाइटेड है, उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अमेरिका इसको लेकर के बहुत चिंतित है कि ऐसा इलाका जहां इतने भारी तेल और गैस के भंडार हैं, और उसकी इतनी अहमियत है स्ट्रेटेजिकली, उसका ज्योग्राफिकल पार्किंग बड़ी जबरदस्त है, यूरोप और एशिया के बीचों बीच एकदम जॉइंट है वो। तो ऐसे में चाइना का प्रभाव बढ़ जाए तो चाइना वो गेम खेल सकता है जो पश्चिम के देशों के लिए और अमेरिका के लिए महंगा पड़ सकता है। तो ये जो युद्ध हो रहा है, इसके पीछे नंबर 1 तेल और गैस है, लेकिन नंबर 2 चीन का खेल है। तेल और चीन का खेल है। राइट, क्योंकि वॉर हमेशा आपसे मैंने सीखा कि ये एसेट्स की लड़ाई होती है दुनिया में,
और 20, 30, 50 साल आगे देख के होती है, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट है। सर थैंक यू सो मच, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई लोगों की, और वॉर जल्दी रुके ये हम सब चाहते हैं, लेकिन समस्या है कि लग नहीं रहा है, सर दिख नहीं रहा कि वॉर जल्दी खत्म होगा। तो $80-85 के हिसाब से आप मान के चलिए साल भर आपको झेलना पड़ सकता है अगर वॉर रुक गया तो। नहीं रुका तो फिर जो चल रहा है वो चलेगा ही। सर थैंक यू सो मच। अब देखते हैं आगे अगर कुछ और परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर आपके पास आएंगे समझने के लिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी।